नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दिल्ली के एक बहुत अच्छे क्षेत्र में आना हुआ, जहां पर हमारे बड़े भाई ईश्वर जी से मुलाकात हुई और उनके साथ उनके सुपुत्र, क्या शुभ नाम लिखते हैं, दिनेश तंवर। ईश्वर तंवर और दिनेश तंवर ये दोनों पिता और पुत्र हैं। परवरिश नाम का हमारा एक प्रोजेक्ट है एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का। आज परवरिश के सिलसिले में कुछ बात करते हैं कि परवरिश को लेकर एक पिता और एक पुत्र आपस में किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। नमस्कार ईश्वर जी, आप एक राजनीति और समाज और व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन तीन विषयों की अगर बात करें तो जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा उसको जोड़ते हो, अपने बारे में कुछ बताएं कि किस गांव से आप, इस क्षेत्र से आप संबंधित हैं और इन विषयों पर आप कितने लंबे समय से समाज को, व्यवसाय को, राजनीति को अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। छतरपुर विधानसभा का भाटी खुर्द गांव है, इसको बास गांव में बोलते हैं जी। और यही हमारी जन्मभूमि है और यहीं हम अपना राजनीति में थोड़ा बहुत यही समाज सेवा करते रहते हैं। भाटी खुर्द, दिल्ली का भाटी खुर्द गांव है जहां पर ईश्वर जी का परिवार वर्षों से रह रहा है। और यहाँ आने का मकसद, उनसे मिलने का मकसद, हमारा जो संस्कार को लेकर परिवारों में एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने परवरिश नाम दिया, उसके बारे में कुछ चर्चा करने का मन किया। बेसिकली हम इनके फार्म हाउस पर बैठे हैं, उसकी छोटी सी एक परिकल्पना को लेकर इन्होंने एक मन भाव बनाया कि भाई मैं एक ऐसी चीज़ बनाकर जाना चाहता हूँ इस जीवन से कि जो मैं अपने बच्चों को भी दे सकूँ, समाज को भी दे सकूँ, और समाज के अलावा जो मेरा व्यवसाय है वो भी इसमें शामिल हो जाए, और कोई राजनीति संबंधी कोई छोटे मोटे और कार्यक्रम होते हों वो भी इसमें सहभागी हो सके। ईश्वर जी, लंबे समय तक आप इन विषयों पर रहे, लंबे समय तक आपने इन पर अपनी सेवाएं दी। राजनीति से आपका क्या मतलब है? राजनीति क्या है? बस राजनीति है कि हम तो अपना बस वोट डाल देते हैं अपना, बस वही थोड़ी सेवा पे अपना जो लक्षण आते हैं, अपना थोड़ा बहुत जो बनती है थोड़ी बहुत अपना जोड़ जाड़ के लगाए। व्यवसाय को लेकर क्या मानना है आपको? नौकरी आप नहीं, नौकरी पेशे में नहीं है तो व्यवसाय किया, तो व्यवसाय को लेकर क्या मानते हैं? व्यवसाय क्या है जानने के लिए? व्यवसाय पहले एक हमारी दुकान थी छोटी सी वहाँ बाहर में, वहाँ दुकान चलाई थी। 20 साल पहले दुकान चलाई थी। 20 साल तक दुकान में बच्चे से थोड़े छोटे बड़े हो गए। अब थोड़ा सा चैन किया काम से अलग। अब प्रॉपर्टी के व्यवसाय में है थोड़ा। हाँ जी, थोड़ा सा योगदान दिया। राजनीति और व्यवसाय, समाज को लेकर आपका क्या कहना है? समाज सेवा क्या है? समाज सेवा की यही है कि अपना जो भी बड़े बूढ़े हैं, इनकी किसी की आँख बननी है, किसी की तो मदद कर देते हैं। छतरपुर 60 फुटे बनती हैं आँखें, वहाँ किसी को ले जा करके उनकी आँखों से बनवा दी, वो इतना एहसान बहुत मानते हुए हमारा इतना काम हो गया। दोस्तों, ईश्वर जी बहुत साधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं, बहुत ज़्यादा लाग लपेट इन्हें नहीं आती, ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। व्यवसाय को लेकर एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करी थी, आज प्रॉपर्टी के व्यवसाय में है, बच्चे भी इनके विषय में हैं। जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में सिर्फ ये कहते हैं कि भाई जब वोट डालने की बात आती है तो थोड़ा सक्रिय हो जाते हैं, कुछ लोगों को जागरूक कर लेते हैं कि भाई ताकि आप वोट डाल सकें। लोकतंत्र की बात लोगों तक पहुँचाने का इनका जिम्मेवारी, जो लोकल जो नेतृत्व रहता है, जो भी यहाँ कर लोकल विधानसभा या इसके अलावा जो भी चुनाव होते हैं, पंचायत होती है, या जो इसके अलावा MP के इलेक्शन होते हैं, उसमें बड़े जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं वो इनसे बात करते हैं, इनसे इनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, इनके माध्यम से लोगों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, यूँ कह सकते हैं। बहुत साधारण परिवार है, बहुत लंबा चौड़ा, कोई बहुत ग्लैमरस और बहुत पावरफुल, बहुत तगड़ा परिवार आप उस तरीके से ना समझें इसको। लेकिन जो साधारण जो एक व्यक्ति है इस परिवार का, ग्रामीण क्षेत्र का, वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को क्या परवरिश दे रहा है, उसके बारे में चर्चा करनी है। एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन द राइट पीपल के लेकर जो बात करता है वो सिर्फ उसके लिए इतना सा कहना है
कि आदमी सही होना चाहिए, वो चाहे साधारण हो और चाहे वो खास हो। अगर वो सही है तभी वो अपने लिए और परिवार के लिए और समाज, देश, दुनिया, ब्रह्मांड के लिए अपना बेहतर कर सकता है। अभी हमने बात करी व्यवसाय की, राजनीति की और समाज सेवा की। इनके सपुत्र साथ बैठे दिनेश तंवर। दिनेश तंवर भी शादीशुदा एक परिवार के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चे हैं इनके, छोटा सा एक परिवार है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। दिनेश से बात करते हैं इस विषय पर लेकर, फिर दोनों को मिलाकर एक परवरिश के विषय पर बात करेंगे। दिनेश, व्यावसायिक तौर पर आप क्या करते हैं फिलहाल? हम रेंटिंग का और सेल परचेज का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का ही। आज की डेट में आत्मनिर्भर बनने के लिए जहाँ नौकरियों की थोड़ा अभाव मानते हैं युवा, और या यूँ कह लो कि स्वभाव नहीं है जिसका नौकरी करने का, तो वो प्रॉपर्टी जैसे व्यवसाय को व्यवसाय के तौर पर ले लेते हैं। और दिनेश ने भी एक युवा होने के नाते इसको अपना प्रोफेशन चुना है। दिनेश, मेरे को आपके बारे में पता लगा कि आप पर्यावरण को लेकर बड़ा अच्छा सोचते हैं, पर्यावरण को लेकर थोड़ा मन करता है आपका कि उसके लिए कुछ काम किया जाए। जी। तो पर्यावरण को लेकर आपका क्या कहना है? पर्यावरण क्या है आपकी नज़रों में? क्या चीज़ होती है पर्यावरण? पर्यावरण है तो सब कुछ है। इनका कहना है पर्यावरण है तो सब कुछ है, ऐसा क्यों? पर्यावरण है तो सब कुछ है, क्योंकि आज की डेट में शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, जी। शुद्ध भूमि, ये बहुत मायने रखते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पर एक और युवा तमाम तरह की चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं, वहाँ पर इस दिनेश नामक इस युवा ने एक शब्द में ही सब कुछ बोल दिया कि पर्यावरण के मामले में वायु शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, और इसके अलावा आपका पंचतत्व शुद्ध हो किसी भी रूप में, उसको हम पर्यावरण की दृष्टि से देख सकते हैं। दिनेश, क्या लगता है कि आज के डेट में पर्यावरण शुद्ध नहीं है? शहरों में देखा जाए तो शुद्ध नहीं है। शहरों में अगर देखा जाए तो शुद्ध नहीं है। आपका गांव शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बसावट के बीच में है, तो आप इस दृष्टि से कैसे अपने आप को देख पाते हैं कि पर्यावरण के दृष्टिगत आपका जो इलाका है, ये एरिया है, ये साफ़ है, शुद्ध है, या इसमें अभी कोई चेंजिंग्स की ज़रूरत है, या इसमें कोई बसावट बढ़ रही है तो उसमें कुछ नया हो सकता है? हो सकता है। क्या हमारा गांव शहरी क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र में हमारा धीरे धीरे बीच में है जैसे, इसमें क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसमें इसमें कुछ नया तब्दीली लाया जा सके, पर्यावरण को लेकर कुछ जागरूकता लाई जा सके? ऐसा कुछ है आपके दिल दिमाग में कुछ संकल्प या कुछ सोचते हैं आप कुछ? क्या लगता है कैसे किया जा सकता है इसको? वैसे तो हमारे गांव के आसपास फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया, हरा भरा इलाका है। जी। हवा पानी काफ़ी हद तक शुद्ध है। दिनेश जी कहते हैं कि हमारा इलाका पर्यावरण के दृष्टिगत जंगलात के एरिया में पड़ता है। यहाँ पर फॉरेस्ट की ज़मीन ज़्यादा है, चारों तरफ से फॉरेस्ट की ज़मीन से ये गांव घिरा हुआ है, ये बस्ती, ये गांव, ये क्षेत्र, ये विधानसभा जो भी है। और उसके नज़र से अगर देखा जाए तो यहाँ पर औरों के बनस्पत, आसपास के क्षेत्रों के बनस्पत पर्यावरण के दृष्टिगत काफ़ी हद तक पर्यावरण साफ़ सुथरा है। खेत खलियान है, थोड़े बहुत हैं, पर्यावरण के दृष्टिगत पहाड़ है, थोड़ा सा जंगलात का एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, तो उससे काफ़ी हद तक ये बचा हुआ है। अभी युवाओं को लेकर कुछ चीज़ें आ रही हैं समाज में कि वो युवा नौकरी करना नहीं चाहते और बिज़नेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिज़नेस ज़्यादा ठीक है, नौकरी ज़्यादा ठीक है, या कुछ और विकल्प भी हो सकते हैं एक युवा के लिए एक नई जीवन की शुरुआत में? नौकरी अपनी जगह ठीक है, व्यवसाय अपनी जगह ठीक है। आजकल क्या होता है कि नौकरी में घर का पालन पोषण हो नहीं पाता, जितनी मेहनत होती है उतना उनको वेतन मिल नहीं पाता, भागदौड़ ज़्यादा होती है, नौकरी है ही नहीं। और आज की डेट में नौकरी बहुत कम है। देखिए, पिता और पुत्र दोनों बैठे हैं और दोनों इस बात को मानते हैं कि नौकरियां हैं नहीं। तो ऐसे में जो पिता जो अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं वो व्यवसाय की ओर बढ़ाने का बात कर रहे हैं। इनका मानना ये है दोनों का सामूहिक तौर पर कि जहाँ पर नौकरियां ना हो उसमें आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यवसाय जैसे विषयों को चुनना चाहिए, उसमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। किस प्रकार के व्यवसाय को आप तरजीह देते हैं, या उस क्योंकि व्यवसाय बहुत बड़ा विस्तार लिए हुए विषय है, बहुत बड़ा विषय है इस पर, तो किस तरह के व्यवसाय पर आप लगता है कि ज़्यादातर युवाओं को आना चाहिए? पर्यावरण संबंधी होना चाहिए या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग वाली ऐसी कोई यूनिट लगाने से, क्योंकि आप पर्यावरण को भी तरजीह देते हैं, तो फिर ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे कि रोजी रोटी की जो समस्या है वो भी ठीक रहे, इज्जत मान सम्मान भी बना रहे,
पर्यावरण के दृष्टिगत भी ठीक बना रहे सारा इन्वायरमेंट, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब व्यवसाय करोगे तो प्रकृति का नुकसान तो होगा ही होगा। जी तो इसमें कुछ आपको लगता है कोई ऐसी कोई और विकल्प भी चुना जा सकता है पर्यावरण के लिए जी जिसमें व्यवसाय शामिल हो? जी। कैसे, कौन, किसको आप मानते हैं, क्या विकल्प हो सकता है? व्यवसाय में हम कृषि को चुन सकते हैं, वाह, क्या बात है। और पेड़ पौधों की बड़ी बड़ी नर्सरी या नर्सरी बहुत बढ़िया, उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार हम दे बहुत सकते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। और कई तरह के बागवानी टाइप, बागवानी टाइप के कुछ फल उगा करके, सब्जियां उगा करके हम डेयरी फार्मिंग हो गया। डेयरी फार्मिंग टाइप का कुछ। दोस्तों, ग्रामीण पृष्ठभूमि से क्योंकि बिलोंग करते हैं और सटीक जवाब दे दिया एक ही पल में कि जहाँ पर लोग क्या नाम है, औद्योगिक क्षेत्र की और उसको बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए इधर उधर अपने प्लॉटों में या अपने इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, वो भी एक विकल्प है। लेकिन क्योंकि जो आदमी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है या कहीं ना कहीं उसमें कहीं उसका जुड़ाव है, तो ऐसे में अगर वो बागवानी, कृषि, गौ सेवा या डेयरी फार्मिंग या इसके अलावा जो कृषि से संबंधी या ज़मीन से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, जिसमें ज़मीन में रहकर आप उसमें नेचर के साथ रहकर पर्यावरण के दृष्टिगत को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने व्यवसाय करते हैं तो उससे पर्यावरण भी बचा रहता है और दूसरी ओर आपको आमदनी का साधन भी बनता है। ईश्वर जी, आपने अपने सपुत्र को परवरिश के तौर पर ये व्यवसाय में लाने का प्रयास किया। नौकरियों को लेकर आपका क्या कहना था, और आपको क्या लगता है व्यवसाय ज़्यादा बेटर है या नौकरी, या कुछ और तरीका हो सकता है जीवन में? नौकरी सरकारी से मिलती नहीं है जी, तो नौकरी सरकारी नहीं मिलती है। कितना ही कोशिश कर लेने पर भी जो सरकारी मिलती नहीं किसी को जी। बाकी प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट में भी इतना वो नहीं है, अगर वही जाते हैं नौकरी मिल भी जाते हैं फिर बड़ा होता है प्राइवेट रहना बहुत। परवरिश को लेकर आप क्या मानते हैं? आप क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से, परवरिश एक जैसे परिवारों में रहती परवरिश एक संस्कार है हमारा, तो एक युवा को या एक बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को हम कैसी परवरिश देना चाहते हैं, हमें कैसी परवरिश देनी चाहिए, इस विषय पर आप क्या कहते हैं? अपना काम करे, थोड़ा बहुत पेड़ पौधा उगाए करे, वाटर बना रखते हैं वो नीचे पानी, जिसमें जैसे बारिश में पानी इकट्ठा होगा नहीं इसमें चला जाए, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा सीर थोड़ा ऊपर आएगा, बारिश इतनी जितनी पहले हुई इतनी बारिश होने लगी जी, सीर बराबर हर साल पानी का स्तर घट रहा है, स्तर घटता ही जा रहा है बराबर। उसके लिए क्या तरीका है कोई तरीका अपने पास, कोई देसी विकल्प हो या कोई ऐसा कोई पुराना तरकीब हो जिससे कि पानी के स्तर को बढ़ाया जा सके, ऐसा कोई तरकीब है ना? हमने हार्वेस्टिंग थोड़ा रखा है। अच्छा, वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ। लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग क्योंकि बारिश हो नहीं रही तो फिर वाटर हार्वेस्टिंग कैसे नीचे जाएगा पानी? नहीं, जैसे जो भी बूंद जाएगी, यहाँ ऊपर पानी भरेंगे यहाँ पर, तो वो कितने दिनों में जाकर नीचे पहुँचेगा? कोई मतलब कोई खड्डा भर दिया और एक सीधा 100 फुट नीचे पहुँचा दिया पानी, तो वो तो वाटर ऊपर लेके आया, कुछ तो उसका फायदा होगा जरूर। नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर आपने बड़ा अच्छा विकल्प दिया है, लेकिन वो बारिश नहीं आ रही तो पानी कहाँ से आए, वो स्रोत क्या है पानी? बारिश थोड़ी बहुत, जैसे जितनी बारिश होती है जो वेस्ट पानी है वो इसमें तुरंत एक्शन करता है, ये जमीन एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ, ऑब्जर्व कर लेती है। कर लेती है। दोस्तों, ईश्वर जी का ये कहना है कि नौकरियां हैं नहीं, और हैं तो वो थोड़ी सी कम तादाद में है। ऐसे में अगर व्यवसाय के तौर पर बागवानी, कृषि या कृषि संबंधी जितने भी ऐसे जो ज़मीन से संबंधित जो आपके व्यवसाय हैं, अगर उसमें अपने युवाओं को, अपने बच्चों को लाया जाए तो एक तो पर्यावरण के दृष्टिगत वो चीज़ें ठीक रहती हैं, दूसरा कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, और तीसरा उसमें ये रहता है कि आपको आमदनी के जो साधन हैं आपके परिवार से संबंधित वो सब आपको मिल जाते हैं। साथ ही एक चीज़ और बड़ी बताई इन्होंने कि वाटर हार्वेस्टिंग को विकल्प के तौर पर सभी लोग अपनाएं, ताकि पानी का जो जल स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है उसको मेंटेन किया जा सके। ये एक अच्छा विकल्प है और वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन उसमें एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गंदा पानी धरती पे ना जाए, साफ़ सुथरा पानी या उसका कोई ट्रीटमेंट प्लांट, कोई ऐसा कोई सिस्टम हो जिसके थ्रू उसको ट्रीट करके नीचे दिया जाए ताकि वो विषैला पानी धरती पे ना जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक पिता के तौर पर आप अपने पुत्र से क्या उम्मीद करते हैं, परवरिश के तौर पर क्या उम्मीद करते हैं कि भाई मेरे पुत्र के अंदर वो क्या गुण होने चाहिए? कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। बेटियां भी हैं? हाँ, 2 बेटे। 2 बेटियां।
एक परिवार के मुखिया होने के नाते अपने आप बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं? किस प्रकार के बच्चों को आज के ज़माने में होना चाहिए? बस क्योंकि पुराने टाइम में आप दादा आपके पिता लड़ाई से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, अपना अपना काम पर लगे रहे हैं, अपना थोड़ा बहुत थोड़ा काम कम कर लेने की, लड़ाई झगड़ा लफंडरगिरी चोरी बजारी नहीं करें कहीं, थोड़ा कर लें अपना काम अब, लेकिन बस सुख शांति से कर लें अपना। दोस्तों, बहुत साधारण भाषा में बहुत नपे तुले शब्दों में दो ही बात कह दी इन्होंने कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि परिवार की एनर्जी, परिवार की ऊर्जा गलत जगहों पर लगे, गलत जगह पे ना जाएं, गलत काम ना करें, संस्कारों का ध्यान रखें और अपने व्यापार पे ध्यान रखें और ऐसे कामों से बचें जिससे कि परिवार पे कहीं किसी बात का कोई अंकुश लगता हो, कोई प्रश्न चिन्ह लगता हो। दिनेश पिता ये उम्मीद करते हैं कि भाई कोई ऐसी काम ना हो जिससे परिवार को, और अब आप भी पिता बन गए हैं, जैसा कि छोटी सी आपका कितना एक बेटा है शायद, आप बतौर पिता होने के नाते आप अपने बेटे को क्या संस्कार देना चाहिए? आज बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है समाज में, जब तेजी से तब्दीली आ रही है तो उसमें आप अपने पुत्र को किस तरीके से परवरिश देना चाहेंगे? जैसे हमारे पिताजी ने हमें दी है, मैं चाहूँगा कि अपने बेटे बच्चों को और अच्छी परवरिश दे सकूँ। जैसे कि मैं भी, मेरी भावना होती है कि जैसे कोई रोड पर बेसहारा है, कोई वृद्ध है, कोई दिमागी रूप से कोई बीमार है, लाचार बीमार, बीमार है, उनकी मैं सेवा करता हूँ। जो मुझे उनको दिखते हैं तो उनको मैं वृद्धाश्रम, जो वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धाश्रम में, या फिर कोई जिनको मेंटली प्रॉब्लम है उनको जो मैं बन पड़ता है। जो मेरे से बनता है। और ये जो- ये जो कब छोटे से बच्चे होते हैं वो अनाथालय में, मैं ये बचपन से ही मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। जी, देखिए, ये संस्कार कूद के पैर पालने में दिखाई देते हैं, ऐसा सुना गया है। ये संस्कार ईश्वर जी, क्योंकि नाम से ईश्वर हैं, इससे बड़ा नाम हो नहीं सकता। ईश्वर का नाम ही जब प्रभु ने अपना नाम से संबोधित कर दिया और उन्होंने अपने बेटे को दिनेश रूप में यहाँ पर एक युवा के तौर पर एक पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ यहाँ पर समाज में स्थापित करने का प्रयास किया है, तो इनका ये कहना है कि परिवार में जब से मैं आया हूँ इस जीवन में, जब से मैंने होश संभाला है, तभी से मेरा मन करता है कि मैं जो ज़रूरतमंद है, बेजुबान है या लाचार बीमार है, उनकी सेवा करूँ। और इस संस्कार को ये बचपन से ही जीते आ रहे हैं। कोई संकल्प लिया है आपने दिनेश जीवन में कि भाई इनके लिए अगर कुछ, मेरी कोई फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी या मैं पारिवारिक तौर पर अच्छा मजबूत हो, पहले से ज़्यादा हुआ तो कुछ कर पाऊँ, ऐसा कुछ सोचा है आपने? क्या सोचा? हमारे यहाँ एक आश्रम है, ये आपने सुना होगा, गुरु जी बड़े मंदिर में। हाँ जी, उसमें कई लोगों को पहुँचाया है, कई लोगों को वहाँ तक मदद दिलवाई है, हेल्प की है। गुरु जी आश्रम, गुरु जी आश्रम के पास एक आश्रम है, A10 अच्छा। दरबार। सरबर दरबार, अच्छी। और अभी 2022 में 2022 के फर्स्ट मंथ में हमने वहाँ पर एक कुकिंग कराई थी वृद्ध लोगों की। अभी वहाँ पर कुछ लोग अभी है भी, और कोई जो मुझे लोग दिखते हैं उनको मैं वहाँ पर उनका अरेंजमेंट कराता हूँ, उनको वहाँ पहुँचाता हूँ। जब ऐसा करते तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है खुशी होती है। कि ये अवसर मुझे मिला है। दोस्तों, एक सरबत आश्रम करके इनका, सरबत दरबार के नाम से एक आश्रम है इसी इलाके में, उसमें कुछ बुज़ुर्गों को इन्होंने स्थापित करा है। और जब कभी कोई ऐसे परिवार, ऐसा कोई बुज़ुर्ग, ऐसा कोई ज़रूरतमंद दिखाई पड़ता है तो उनकी अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेवा करने का प्रयास करते हैं लोग। परवरिश के नाम पर आज हमने जो बात करी कि एक पिता एक पुत्र, आज के ज़माने में जहाँ भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, भागम भाग है, लोग भौतिक जगत की ओर भाग रहे हैं, उसमें बहुत साधारण तौर पर एक छोटे से परिवार में एक संस्कारों के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास कर रहे हैं, एक संकल्प लिए हुए हैं, ये सोचते हुए कि जीवन में जितना भी चला जाए, जितना भी मिले, भले ही कम मिले, लेकिन वो इतना हो कि प्रभु का धन्यवाद करने लायक हो। दूसरा, वो इतना हो कि जिससे पैर ना लड़खड़ाएं, वो इतना हो कि वो प्रेरणा दे सकें, वो इतना हो कि जिससे बड़े बड़े संकल्प लिए जा सकें। आज इस विषय को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आप दोनों से इसी संकल्प और इसी भाव के साथ विदा लेते हैं कि भविष्य में आप जैसे परिवार, ईश्वर जी और दिनेश जी जैसे
पिता और पुत्र हमारे बीच हमेशा आते रहें, अपने विचार साझा करते रहें और दुनिया में दूसरे जो परिवार हैं उनको इस प्रकार की प्रेरणा देने में हमारा सहयोग करते रहें। मैं आप सभी से आज विदा लेता हूँ। नमस्कार। और आप दोनों का द राइट पीपल में आने पर धन्यवाद करता हूँ। कोई विशेष कोई आप द राइट पीपल के लिए कोई अपना कोई मैसेज देना चाहे अपने युवा के नाते या आप पिता होने के नाते तो जरूर दें। आप बताएं। मैं तो ये कहता हूँ जी, अपना काम से काम रखें, अपना ज़्यादा इधर उधर में। जब हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, युवा लोग ताश खेलते थे पूरे दिन, पूरे दिन कुछ काम करते नहीं हैं, कुछ भी ताश खेलते रहते हैं। फिर शाम को जब झगड़ा होता है घर में, दारू वारू पी लेते हैं इधर उधर से, वो जुआ हुआ तो जुआ ही हो गया, वो तो कम पैसे में लगा के पी लेते हैं, वो दारू के लिए उनको खत्म कर जाता है। सब बर्बादी की तरफ चल रहे हैं सब ये जितने भी युवा हमारे गाँव के जो फालतू वाले आज जी नए नए लड़के सुबह से बैठ जाते हैं ताश खेलने में, शाम तक उनको क्या होता। ऐसा ना खेलें कोई, मैं नहीं करता हूँ मत खेलो, हमने आज तक नहीं सीख पाए हम कैसे बात करें। दोस्तों, चलते चलते इन्होंने बड़ी गहरी बात कह दी कि जो युवा शक्ति है वो अपने रोज़गार की तरफ ध्यान दे, अपने उन चीज़ों पर ध्यान दे जिससे वो अपने परिवार की परवरिश को और बेहतर कर सकें। जुआ, सट्टा, दारू या ड्रिंक जैसी चीज़ों का सेवन ना करें, उसके साथ संलिप्त ना रहें। और द राइट पीपल के माध्यम से यही ईश्वर जी का मैसेज है कि परिवार के जो मुखिया हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परिवार टूटे ना, परिवार विखंडित ना हो और परिवार में जो युवा है उनकी शक्ति बर्बाद ना हो, उनको कोई मंजिल मिले, उनको कोई संकल्प मिले। दिनेश, आप कोई मैसेज अपने युवा साथियों के लिए को देना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण को तो हम बचा रहे हैं, लेकिन हम अपनी युवा शक्ति को देख रहे हैं बहुत तेज़ी से ये विखंडित हो रही है। तो हम चाहते हैं कि पर्यावरण के साथ साथ हमारा युवा संगठन, युवा शक्ति हमारी बनी रहे और नशा की तरफ कम ध्यान दे करके हम उनको जागरूक करें। अब वो भी जागरूक होंगे तो हम फिर अच्छे से पर्यावरण की तरफ और अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। दिनेश ने चलते चलते ये बोला कि जो युवा शक्ति हमारे साथी हैं वो नशा और बाकी की जो बुराइयां हैं समाज की उससे थोड़ा सा हट के अपने आप को बचा कर रखें। और वो जो ऊर्जा है उसको अगर जब तक कोई संकल्प नहीं मिलता तब तक और कुछ नहीं, तो पर्यावरण के दृष्टिगत अपनी ऊर्जा को लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट को बनाने में अपना सहयोग दें। और जब माँ प्रकृति की कोई सेवा करता है तो निश्चित तौर पर माँ प्रकृति अपने बच्चों का साथ देती है, किसी न किसी रूप में उनको वो उसका आशीर्वाद मिलता है। आज इन शब्दों के साथ कि आज पिता और पुत्र के रूप में इन्होंने जो परवरिश के ऊपर वार्ता करी, इस प्रकार की वार्ताओं को लेकर हमेशा आपके बीच आता रहूँगा और आपसे आज ये विदा लेता हूँ। नमस्कार।